हरियाणा के अखाड़ों की मट्टी से उठी हुई एक शेरनी, जिसे इंटरनेशनल प्रो एमएमए रिंग में इंडियन टाइगर्स के नाम से जाना जाता है, आज हमारे साथ रितु फोगट है, इंडियन एमएमए की सबसे बड़ी स्टार। रितु, यू मोस्ट वेलकम। थैंक यू सोजा जी, मुझे अपने पॉडकास्ट में बुलाया और यहाँ पे मैं अपना मतलब जो एमएमए की मेरी जर्नी है वो लोगों के साथ शेयर कर पाऊंगी। यू आर मोस्ट वेलकम, आपने वक्त दिया, थैंक यू सो मच। रितु, सबसे पहला सवाल, इस वक्त लाइफ कैसी चल रही है? ट्रेनिंग, फैमिली, केज और आपका घर, ये सब कैसे मैनेज कर पाती हैं आप इतना कुछ? देखिए अभी फ़िलहाल जो लाइफ़ है वो काफ़ी अच्छी चल रही है। ट्रेनिंग भी उतनी सीरियस है और फैमिली को टाइम देना भी ख़ासकर जब आप एक माँ बन जाते हैं, तो अपने बच्चे को टाइम देना, तो वो सारी चीज़ें हमें मेंटेन रखनी पड़ती हैं। जब हम ट्रेनिंग पे होते हैं तो हमें ट्रेनिंग पे पूरा फ़ोकस रहना पड़ता है और मैं पूरा फ़ोकस रहती हूँ। उस टाइम पे सिर्फ़ मुझे ट्रेनिंग ही दिखती है। लेकिन जब मैं ट्रेनिंग करने के बाद जब मैं घर पे आती हूँ, तो मैं अपना पूरा टाइम अपनी फैमिली को देती हूँ। सो स्वीट। रितु, सबसे पहले आप ये बताएं कि आप अपने जब 2 साल के बेटे को देखती हैं, तो आपका फाइट को लेके क्या अप्रोच होता है? क्या वो एमएमए के लिए आपको और मोटिवेट करता है? देखिए, पहले सऊदा जी मैं पहले फ़ाइट लड़ती थी अपने देश के लिए, अपनी फैमिली के लिए। लेकिन अब मैं फ़ाइट लड़ती हूँ और अपने बेटे के लिए भी लड़ती हूँ और वो चीज़ मुझे मतलब प्रेशर बिल्कुल भी नहीं देती। वो चीज़ काफ़ी मोटिवेट करती है ताकि बड़ा होकर मेरा बेटा कहे कि हाँ, मेरी मम्मी स्ट्रॉन्ग है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। रितु, आप जो है वो सिर्फ रितु नहीं है, रितु के साथ आप फोगट भी हैं, आप एक लेगेसी कैरी करती हैं। रिंग में ये सरनेम क्या ताकत देता है आपको? देखिए, जी बिल्कुल देता है ये मतलब जो सरनेम हमें मिला है, वो हमें प्रेशर मुझे प्रेशर तो नहीं देता लेकिन मुझे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उससे वो मिली है कि मुझे अपनी बहनों की तरह जैसे मेरी बहनों ने रेसलिंग में मतलब रेसलिंग को इंडिया में इतने टॉप पे पहुँचाया, तो मैं भी एमएमए को इंडिया में एक अलग लेवल पे लेके जाऊँ, तो वो चीज़ मुझे काफ़ी मोटिवेट भी करती है। और यही है कि मैं अच्छे से जैसे मेरी बहनों ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई और ये सरनेम को ऊपर लेके गई, तो मैं भी उनके कदमों पे चल के एमएमए में उनका नाम ऊपर लेके जाऊँ। वंडरफुल। हाँ रितु, कॉमनवेल्थ में गोल्ड जीतने के बाद आपके लिए रेसलिंग एक 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 रास्ता था जो आपके लिए सेट था। क्या आपको ऐसा मोटिवेट आपको एमएमए ने किया कि आपको रेसलिंग से एमएमए में आपने शिफ्ट किया? जी, बिल्कुल, मैंने पहले भी काफ़ी इंटरव्यू में बताया कि मेरी पूरी फैमिली रेसलिंग करती थी और मैं एमएमए यूट्यूब पे बहुत काफ़ी टाइम से देखती थी। मैं खबीब की काफ़ी फ़ैन थी और मुझे एक्चुअली उस टाइम पे मुझे नहीं पता था कि मतलब ये कोई मैं यही सोचती थी कि ये मतलब दूसरे देशों में ही खेला जाता है और इंडिया में मैं इसकी कहीं पे ट्रेनिंग सेंटर मुझे कोई आइडिया नहीं था। लेकिन जब एक दिन मुझे सिंगापुर इवोल से ऑफ़र आया कि आप ये करना चाहेंगे? तो हालाँकि उस टाइम पे 2020 ओलंपिक भी थे और मैं अपने वेट कैटेगरी रेसलिंग में इंडिया की टॉप रेसलर थी। मेरे लिए तो ये डिसीज़न इतना हार्ड नहीं था क्योंकि जो चीज़ मैं बचपन से देखती आ रही थी और मुझे यही था कि क्योंकि रेसलिंग मेरा एक कम्फ़र्ट ज़ोन था, जो कि मेरा पूरा परिवार करता था और मैं इस कम्फ़र्ट ज़ोन से भी अलग जाना चाहती थी, कुछ करना चाहती थी और यही चाहती थी कि मैं पूरे मतलब वर्ल्ड को ये दिखाऊँ कि हाँ, इंडिया से भी बेस्ट फाइटर हैं और इंडिया की एमएमए चैंपियन बनना चाहती हूँ। इसलिए मैंने रेसलिंग से एमएमए शिफ्ट किया। हाँ रितु, कैसा रहा ये शिफ्ट? आज जब आप आगे निकल गई हैं और आप पीछे मुड़ के रेसलिंग को देखती हैं, तो आज जो रेसलर हैं उनके लिए और फ्यूचर में अगर वो आपको देख के मोटिवेट होते हैं और एमएमए में शिफ्ट करने के लिए सोचते हैं, तो कैसे आप उनको ये अपना ट्रांजिशन कैसे आप एक्सप्लेन करेंगी या वो आपसे क्या सीखें?
देखिए इंडिया में टैलेंट की तो ये कहूँगी कि सोचा जी बिल्कुल भी कमी नहीं है और जब मैंने एमएमए जॉइन किया था तो उस टाइम पे एमएमए मतलब लोगों को बताना पड़ता था कि एमएमए क्या चीज़ है। लेकिन अभी मैं देख रही हूँ कि जब से मैंने एमएमए जॉइन किया तो एमएमए काफ़ी ग्रो कर रहा है। अभी लोगों को एमएमए के बारे में अगर आप बताते हैं किसी को आप क्या करते हैं तो एमएमए अभी लोगों को नॉलेज है कि एमएमए क्या है। तो इस चीज़ से पता लगता है कि एमएमए इंडिया में कितना ग्रो कर रहा है और काफ़ी खुशी होती है कि जिस चीज़ के लिए हम लगे थे उस चीज़ में मतलब वो है और मैं यही है कि मैं एक जो भी एमएमए इंडिया में करना चाहते हैं तो टैलेंट तो बिल्कुल कमी नहीं है तो मैं उनके लिए एक सपोर्ट सिस्टम एक प्लेटफॉर्म तैयार करूं जिससे जो एमएमए में फाइटर बनना चाहते हैं तो उनके लिए एक प्लेटफॉर्म मिल जाए। अभी ऋतु क्या हिंदुस्तान में मेल फीमेल एमएमए फाइटर्स का क्या रेशो है आपकी? आई एम श्योर इसके ऊपर कुछ निगाह होगी। क्या फीमेल फाइटर्स ज्यादा शिफ्ट कर रहे हैं या मेल कर रहे हैं या इक्वली मेल फीमेल दोनों एमएमए से अट्रैक्ट हो रहे हैं? क्या आपकी इसके ऊपर निगाह है? कुछ डू यू हैव एनी फिगर इन माइंड? देखिए स्टार्टिंग में तो लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते थे कि ये मतलब खून खराबा का गेम है वो चीज़ और ये सिर्फ मेंस के लिए है लेकिन अभी ये चीज़ें काफ़ी चेंज हो गई हैं। अभी हम देख रहे हैं कि लड़कियों में भी एमएमए में काफ़ी लड़कियां आगे आ रही हैं इंडिया से काफ़ी यंग लड़कियां हैं काफ़ी तो वो बहुत अच्छा कर रही हैं। तो ये देख कर काफ़ी खुशी होती है कि मतलब हाँ आने वाले टाइम में मतलब हर किसी मतलब कोई भी ऑर्गेनाइज़ होगी ग्लोबल लेवल पे, तो उनमें इंडिया के फाइटर मिलेंगे। वंडरफुल। अभी आपने कहा एक्सप्लेन करने की बात, उसी से एक सवाल ये उठा कि अक्सर एमएमए फाइटर जो है वो अपनी फैमिली को या अपने फ्रेंड्स को एक्सप्लेन नहीं कर पाते कि एमएमए क्या है, क्या ये रेसलिंग है, क्या ये किक बॉक्सिंग है, क्या ये बॉक्सिंग है, ये है क्या? तो जरा थोड़ा एमएमए के बारे में अगर लेमैन को समझना हो आपसे, आप स्टार हैं, आप उसकी सबसे बड़ा चेहरा है हिंदुस्तान की, तो क्या आप हमारे ऑडियंस को एमएमए एक्सप्लेन करेंगी? व्हाट इज दिस एमएमए ऑल अबाउट? देखिए, एमएमए सिर्फ़ एक कम्बोज स्पोर्ट ही नहीं है, ये एक हर किसी के लिए मैं तो ये कहूँगी कि अगर कोई एक अच्छा फाइटर नहीं बन पाता, तो ये मतलब हर किसी को एमएमए जॉइन करना चाहिए। अगर वो एक मतलब एज़ ए फाइटर नहीं तो एज़ ए पर्सन क्योंकि इसमें काफ़ी सारी आप इमोशनल पे कंट्रोल और फिज़िकल तो आप फिट रहते ही हैं। और इमोशनल पे कैसे कंट्रोल होता है, ये चीज़ आपको इस गेम में और किसी गेम में सीखने को नहीं मिलेगी जो इमोशन पे काबू कैसे पाते हैं क्योंकि जब कोई आप पे पंच मारता है तो कई बार होती है कि बॉडी एकदम से हाइपर हो जाती है और वो अगले पे दौड़ पड़ते हैं। तो उस टाइम पे हमें ये चीज़ एमएमए सिखाती है कि कैसे मतलब अपने इमोशन पे कंट्रोल करना है और ये हमें फिजिकल और मेंटली के साथ-साथ हमें ये सेल्फ डिफेंस भी सिखाती है और मैं चाहूँगी कि हर लड़की मतलब एमएमए जॉइन करे नॉट एज़ ए फाइटर बट एज़ ए पर्सन आल्सो। बहुत अच्छी बात आपने कही। और ऋतु, आपको जान के खुशी होगी कि बहुत तेजी से हिंदुस्तान में लोग एमएमए को ज्वाइन कर रहे हैं। एमएमए की अलग अलग प्रमोशंस हैं जो एमएमए के बढ़ावे के लिए बात कर रही हैं। आई एम श्योर यू विल बी अवेयर, कुमिते वन लीग उसमें से एक बहुत ही सिग्निफिकेंट प्रमोशन है जो काम कर रही है, और लड़कियां एमएमए कर रही हैं। और बहुत सारे जिम जो हैं उसमें लोग एमएमए फंक्शनल ट्रेनिंग करते हैं। कोई जरूरी नहीं कि वो फाइटर ही बने, एमएमए फंक्शनल ट्रेनिंग भी करते हैं। तो इट्स अ फैशन, इट्स अ ट्रेंड, और काफी अच्छा ये है। रितु, आप जब इंटरनेशनल फाइट्स के लिए बाहर जाती हैं और आप इंटरनेशनल एथलीट से या प्रमोशन से मिलती हैं या आप एक बड़े प्लेटफॉर्म पे जाती हैं, तो आप वहां से इंडियन एमएमए को कैसे देखती हैं? हम कहाँ खड़े हैं इंटरनेशनल लेवल पे अभी? देखिए, अगर मैं कंपेयर करूँ जब मैंने जॉइन किया था तो और आज के टाइम में एमएमए काफ़ी ग्रो कर रहा है और जो इंडियंस ऑर्गेनाइज़ हैं, बहुत सारी ऑर्गेनाइज़ इवेंट करवा रही हैं और अच्छे-अच्छे मुकाबले देखने को मिल रहे हैं। तो मैं बाहर जाती हूँ तो कई फाइटर मतलब आउट ऑफ कंट्री के फाइटर होते हैं तो वो बोलती मतलब वो भी उन चीज़ों को फ़ॉलो करते हैं और देखते हैं और वो भी मतलब पूछते हैं कि हम इन ऑर्गेनाइज़ में कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कैसे कुछ तो इससे पता चलता है कि हमारे इंडियन एमएमए है वो जो करवा रहे हैं इवेंट भी करवा रहे हैं और जितने भी फाइटर हैं वो मतलब ग्लोबल लेवल पे तो उनकी पहुंच हो चुकी है ऑलरेडी और मैं चाहती हूँ कि आने वाले कुछ सालों में
इंडियन एमएमए है वो काफ़ी ऊपर जाएगा। वंडरफुल। रितु, आपने इतनी सारी इंटरनेशनल फाइट्स लड़ी, कुछ फाइट्स कुछ बहुत ही इमोशनल या इंपॉर्टेंट ऐसे कुछ मोमेंट्स कुछ आपको याद हैं, कुछ शेयर करना चाहती हैं आप? कुछ ऐसी टेक्निक जो आपने इस्तेमाल की हो, अचानक आपके दिमाग में आई हो और उससे बहुत फायदा हुआ हो, कुछ आप हमसे शेयर करेंगी? जी, बिल्कुल मेरी एक फ़ाइट थी उसमें मैं फर्स्ट टाइम लूज़ हुई थी मिक्स मार्शल आर्ट में और उसी फ़ाइट के थ्रू मेरे को जो ग्रैंड प्रिक्स है उसमें मतलब पार्टिसिपेट का मौका मिलना था और वो फ़ाइट मैंने मतलब डिसीज़न से मैं वो हार गई थी। लेकिन मुझे यही था कि मुझे कैसे भी करके ग्रैंड प्रिक्स में भाग लेना है और फिर मैंने जो ऑर्गेनाइज़र है उनको अप्रोच किया कि मुझे एक मौका दीजिए और उन्होंने फाइनली मेरे को एक मौका दिया और मैंने वहाँ पे अपने आप को प्रूव किया जबकि मैं फर्स्ट राउंड लूज़ कर रही थी। कुछ नॉकआउट का मतलब नॉकआउट ही होने वाली थी लेकिन मैंने कमबैक किया तो वो मैच मेरे लिए काफ़ी मतलब मेमोरेबल है कि मैंने क्योंकि मुझे यही था कि मुझे इस ग्रैंड प्रिक्स में भाग लेना और देश के लिए बेल्ट जीतना है। वंडरफुल। अभी जो एमएमए के बड़े स्टार हैं हिंदुस्तान में, कुछ आप क्या नाम मेंशन करना चाहती हैं? कुछ लोग जो अच्छा कर रहे हैं इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे, या आने वाले वक्त में कुछ हम राइजिंग स्टार्स देखने वाले हैं? कुछ आप वुड यू लाइक टू मेंशन कपल ऑफ नेम्स? जी, बिल्कुल, अभी काफ़ी लड़कियाँ भी हैं जो जैसे पूजा तोमर हैं और प्रिया शर्मा हैं, वो भी काफ़ी अच्छा कर रही हैं। अभी फ़िलहाल एमएफएन के जो अपने बेल्ट का डिफेंड किया उनका नाम नाम एक्चुअली दिमाग में चल रहा है पर बाहर नहीं आ रहा। वो अरुणाचल प्रदेश से हैं, उन्होंने भी वो भी काफ़ी अच्छा कर रही हैं। और भी लड़कियां हैं मैं देख रही हूँ कि मतलब हाँ, मतलब काफ़ी बेटर कर रही हैं। तो अगर इनको एक अच्छा प्लेटफ़ॉर्म, एक अच्छी गाइडलाइंस मिल जाए, तो ये मतलब मुझे नहीं लगता कि इनको कोई भी रोक सकता है। वंडरफुल। पिछले दिनों ऋतु आप बॉम्बे में थी, एक एमएमए का रियलिटी शो बना था वॉरियर हंट, सुनील शेट्टी साहब उसके होस्ट थे, आप भी उसके प्रमोशन के लिए आई हुई थी। मोहम्मद अली बुधवानी जी ने उसको बनाया था। कुछ आप अपने शेयर करना चाहें, कुछ थॉट्स, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस, कैसा आपने उसको पाया? जी, बिल्कुल काफ़ी अच्छा लगा कि एमएमए को मतलब इस लेवल पे मतलब ग्रो होते देख के और इतने सारे सेलिब्रिटी लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं। तो वो चीज़ मतलब काफ़ी अच्छा लग रहा था अंदर ही अंदर कि हाँ, लोग इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं और सेलिब्रिटी लोग भी मतलब एमएमए के बारे में इतना मतलब इंटरेस्ट ले रहे हैं। और मोहम्मद बुढ़ानी जी भी मतलब एमएमए के प्रति उनका जो फ़ैशन है मतलब वो देख के वो काफ़ी अच्छा लगा कि मतलब वो भी मतलब जैसे मैं चाहती हूँ कि एमएमए वर्ल्ड लेवल पे इंडिया का नाम हो, तो मोहम्मद बुला जी का भी मतलब उनका भी फ़ैशन यही है कि मैं कैसे भी करके इंडियन एमएमए को टॉप पे लेके जाऊँ। तो वो चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी उनकी और वो मेरे से जो हो सके इंडियन एमएमए के लिए तो वो मैं बिल्कुल करूँगी, चाहे मुझे उसके लिए कुछ करना पड़े। नहीं नहीं, बिल्कुल आपसे यही उम्मीद है कि आप इंडियन एमएमए को आगे बढ़ाएंगी। आप खुद बहुत अभी लड़ेंगी, बहुत सारा आप में स्पोर्ट्स है अभी, और उसके बाद फिर आप जो है और दूसरे बच्चों को, लड़के लड़कियों को मोटिवेट करेंगी जो परस्यू करें करियर। और ऋतु, क्या अभी हिंदुस्तान में हम क्या लैक कर रहे हैं एमएमए को अगर देखा जाए? तो क्या हमारे पास प्लेटफॉर्म की कमी है, या हमारे पास अच्छे कोचेज नहीं है, या हमारे पास कोई जैक्सन विंग जैसी कोई एकेडमी नहीं है? आप क्या पूरे ऐसा क्या हम करें कि हिंदुस्तान का जो इतना बड़ा टैलेंट पूल है एमएमए का, वो वर्ल्ड लेवल पे परफॉर्म करे और पहचाना जाए अपने एथलीट के लिए, अपने गेम के लिए? जी, सबसे पहले तो मैं यही कहूँ कि यहाँ पे कोई भी ऐसे स्पोर्ट्स एमएमए की कोई स्पोर्ट्स एकेडमी नहीं है जहाँ पे प्रॉपर एमएमए की ट्रेनिंग हो। और यहीं मतलब यहीं पे हमारे इंडियन जो एमएमए फाइटर यहीं मार खा जाते हैं। जो अच्छे लेवल के फाइटर हैं वो कुछ महीने के लिए आउट ऑफ कंट्री चले जाते हैं अपना कैंप लगाने, लेकिन कितना कर पाएगा क्योंकि इसमें गवर्नमेंट भी कोई हेल्प नहीं कर रही है। तो आदमी 1 या 2 महीने आउट ऑफ कंट्री आप इतना अफोर्ड नहीं कर पाते। और हर कोई एथलीट बाहर जाकर ट्रेनिंग नहीं कर सकता। वो चीज़ मुझे काफ़ी मतलब
क्योंकि मैं भी उसी सिचुएशन से गुज़र रही हूँ, क्योंकि जब भी मेरी फाइट होती है मैं 1-2 महीने के लिए बाहर चली जाती हूँ। लेकिन जो मेरी अपोनेंट है वो कंटिन्यूअसली मतलब एमएमए कर रही होती है। तो 1-2 महीने में आदमी इतने टाइम के बाद अगर आप फिज़िकल फिट बेशक हो, लेकिन टेक्निक बहुत सारी चीज़ें होती हैं। वो एक कंटिन्यू आप ट्रेनिंग में रहते हो तभी वो चीज़ इम्प्रूव होती हैं। और मैं बस गवर्नमेंट से या जो भी एमएमए मतलब एमएमए को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उनसे आपके माध्यम से, आपके पॉडकास्ट के माध्यम से उनको बस यही कहूँगी कि इंडियन एमएमए में टैलेंट की कमी नहीं है, सिर्फ़ उनको एक अच्छा प्लेटफ़ॉर्म दीजिए, अच्छे कोचेज़ प्रोवाइड करवाइए और फिर 2-3 साल में देखना है कि इंडिया के फाइटर किस लेवल पे हैं। नहीं, नहीं, बहुत अच्छा आपका सुझाव है। और उसी आपके ही सवाल से ये आया कि हम अभी एशियन गेम्स के बहुत करीब हैं और एशियन गेम में एमेच्योर एमएमए को इंक्लूड किया गया है। क्या आपकी कुछ बात हुई कुछ गवर्नमेंट एजेंसी से, क्या हम पार्टिसिपेट करने वाले हैं, और पार्टिसिपेट करने वाले हैं तो क्या किस तरह के हम टैलेंट के साथ आगे जा रहे हैं? डू यू हैव एनी आइडिया अबाउट दिस? जी, जब स्टार्टिंग में एमएमए को एशियन गेम्स में शामिल किया था, तो सबसे पहले मैं जो सेंटर के खेल मंत्री हैं, उनसे मिली थी और मुझे उनके बारे में डिस्कशन किया था कि भई कैसे हम एमएमए को मतलब कैसे सिलेक्शन होंगे, कैसे हम खिलाड़ी को सिलेक्ट करके एक उनको अच्छी सुविधा। तो उनके बारे में बातचीत उन्होंने अच्छा रिस्पॉन्स दिया था, लेकिन उसके बाद मुझे नहीं पता, क्योंकि इंडिया में से कोई ऑर्गेनाइज़ बॉडी भी नहीं थी एमएमए की, तो बहुत सारी बॉडी थी। तो उन्हीं के चक्कर मैंने 2-3 बार मतलब फ़ोन करके भी बात की कि भई हम कैसे ट्रायल दे सकते हैं, क्योंकि हमें तो यही था कि हमें एमएमए में देश के लिए मेडल लेके आना है और इसको पहली बार एशियन गेम्स में शामिल किया है। तो हम यही चाहते हैं कि हम इस चीज़ को कर रहे हैं तो ये मेडल हाथ से ना जाने दें और इंडिया की झोली में मेडल आएँ, एमएमए में बिल्कुल आएँ। तो उसके बाद मेरी कोई उनसे कॉन्टैक्ट नहीं हुआ और वो मुझे फ़िलहाल ये भी नहीं पता कि कौन कैसे सिलेक्शन होगा। लेकिन अगर कैसे भी हो, अगर मैं दे सकती हूँ तो मैं बिल्कुल देना चाहूँगी एशियन गेम्स की ट्राई। श्योर, वंडरफुल। रितु, थोड़ा सा आप अपने पिताजी और अपनी बहनों के बारे में थोड़ा बैकग्राउंड थोड़ा आप हमारे बताएं। यू कम फ्रॉम अ सेलिब्रेटेड फैमिली। मैं तो उसको कहता हूं कि रेसलिंग की फर्स्ट फैमिली है जो वो है। आपके पिताजी द्रोणाचार्य अवार्डी हैं। आपकी बहनों ने बहुत रेसलिंग में नाम कमाया है। थोड़ा सा हमें बताएं जरा, और वो लोग क्या कर रहे हैं इस वक्त आजकल? देखिए, बिल्कुल जो आज मैं अब यहाँ पे हूँ और सिर्फ़ अपनी बहनों और पापा के मतलब मेहनत की बदौलत उन यही कहूँगी कि उनकी वजह से मैं इस लेवल पे हूँ। और बिल्कुल शादी के बाद भी मेरी फ़ैमिली ने जो ससुराल वाली फ़ैमिली है, उन्होंने भी काफ़ी, मेरे हस्बैंड ने भी बिल्कुल मेरे पापा की तरह सपोर्ट किया। मेरी सासू माँ ने भी बिल्कुल जैसे मेरी बहनों ने सपोर्ट किया, वो ऐसे ही मतलब मुझे पूरा सपोर्ट करती हैं हर चीज़ से। बस यही कहती हैं, "तू अपनी ट्रेनिंग पे फ़ोकस कर, बाकी बच्चे के वो सारी चीज़।" तो वो चीज़ आपको काफ़ी हेल्प करती है आपके वो मिशन तक पहुँचाने के लिए। और फिलहाल पापा की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं रहती, तो वो जो अकेडमी चलाते थे, तो वो अभी उन्होंने बंद कर रखी है। उनको यही वो था कि अगर कोई माँ-बाप अपने बच्चों को मेरे भरोसे छोड़ के जाते हैं, तो मैं उनको एक अच्छी ट्रेनिंग दूँ और ये ना हो कि मैं किसी दूसरे कोच पे, क्योंकि अगर कोई माँ-बाप है, वो तो दूसरे कोच के पास भेजना होता है तो वो पहले ही भेज देते हैं। तो पापा का यही था कि अगर मैं ट्रेनिंग नहीं कर सकता तो मैं अपनी अकेडमी बंद कर देता हूँ। तो पापा की तबीयत की वजह से पापा ने वो अकेडमी बंद कर रखी है। और सभी बहनें, बड़ी वाली बहनें हैं वो पुलिस ऑफिसर हैं, तो वो उसी में हैं। सेकंड वाली बहन बबीता वो पॉलिटिक्स में है, तो वो अपना मतलब पॉलिटिक्स में रहकर देश की सेवा कर रही हैं। और संगीता भी फिलहाल अपनी फ़िटनेस पे ही ध्यान दे रही हैं। सो स्वीट। आपके बेटे कितने बड़े हैं आजकल, क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है, उनके साथ कैसा रहता है घर में? जब आप बाहर से आती हैं तो फिर क्या, जरा कुछ शेयर करें आप। देखिए, जो ये मदरहुड जर्नी है, ये काफ़ी अच्छी है और मैं इसको काफ़ी एन्जॉय कर रही हूँ। लेकिन जब मैं बाहर होती हूँ, तो मैं उनको काफ़ी मिस करती हूँ। लेकिन अभी वो 2 साल के हो गए हैं, तो सभी चीज़ें जानने लग गए हैं। तो अभी उनको
मतलब जब भी फ़ोन करती हूँ वीडियो कॉल पे तो वो मतलब रोने लग जाते हैं, बोलते हैं कि मम्मी आ जा, मम्मी आ जा। तो मैं जब फाइट कैंप पे होती हूँ तो मैं अवॉइड ही करती हूँ कि मैं दूर से ही फ़ोन पे उनको देखूँ, ज़्यादा बातें ना करूँ। लेकिन जब मैं आती हूँ तो वो मेरे से बिल्कुल चिपक जाते हैं, तो काफ़ी अच्छा लगता है वो मोमेंट, मतलब मैं बयान नहीं कर सकती, मतलब उस टाइम पे एक माँ क्या फ़ील करती है। बिल्कुल, बिल्कुल। ऋतु, एक सवाल एक फैन के तौर पे ये बताइए कि जब एमएमए की फाइट शुरू होने वाली होती है और केज का दरवाजा बंद होता है, तो क्या दिमाग में चल रहा होता है आपके? आप खुद, आपका देश, आपका परिवार, क्या क्या चीजें आपके दिमाग में चल रही होती हैं? देखिए, ये सबसे मतलब टफ़ टाइम होता है वार्मिंग एरिया से और केज तक का, वो सबसे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं। लेकिन जैसे ही जब हम केज के अंदर जाते हैं, तो हमें कुछ दिखाई नहीं देता, कुछ सुनाई नहीं देता, सिर्फ़ यही है कि अपना 100% देना है और सिर्फ़ अपोनेंट दिखती है और कुछ नहीं। ऋतु, क्या कभी ज़हन में आया कि बस अब बस करते हैं और रहने देते हैं परिवार और बेटा और आगे की ज़िंदगी शुरू करते हैं? अगर, और हर एथलीट की ज़िंदगी में ये एक लम्हा आता है, अगर जब आप एमएमए फाइटर नहीं हैं, तो फिर आप क्या हैं? आपको किस तरीके से लोग देखें और किस तरह से जानें? देखिए, बिल्कुल दिमाग में बहुत सारी चीज़ें जब आप एक माँ बन जाती हैं, तो वो चीज़ें कई बार मतलब आती हैं कि नहीं अब बच्चे को टाइम दें, अभी बच्चे का मतलब बहुत कर ली मेहनत, लेकिन फिर देश का ख़्याल आता है उन लड़कियों का जो एमएमए फाइटर बनना चाहती हैं, तो वो इस चीज़ हमें मतलब और मेहनत करने को मजबूर करती हैं वो सारी चीज़ें। और मैं ये मैं मेहनत करती रहूँगी जब तक मेरी बॉडी साथ देगी, कुछ नहीं होगा तो मैं मेहनत करती रहूँगी और यही चाहूँगी कि लोग जब रितु फोगाट का नाम आए, तो उनके दिमाग में यही आए कि उन्होंने कभी गिव अप नहीं किया। वंडरफुल, आई एम जी, श्योर बिल्कुल ऐसा ही होगा। जी। ऋतु, आपने शेयर किया कि आपकी एक बहुत इंपॉर्टेंट फाइट बहुत ही जल्दी शेड्यूल होने वाली है। क्या चल रहा है आपके दिमाग में? क्या ये आपकी आखिरी फाइट हो सकती है, या अभी आप और खेलना चाह रही हैं? कुछ शेयर करेंगी आप हमसे? नहीं, फिलहाल मेरी लास्ट फाइट लूज़ के बाद दिमाग में बहुत सारी चीज़ें थी कि नहीं अब बस, लेकिन फिर ये कि भई पापा भी उस चीज़ में, मैंने पापा से भी बात की, बहनों से भी, तो बोले कि हार-जीत मतलब गेम का हिस्सा है और कोई नहीं, अपने मतलब और अच्छी तैयारी कर और अपने आप को मतलब और बेटर बना, कहाँ कमी रह गई उन चीज़ों पे ध्यान दे और अगर इतना ईज़ी होता तो मतलब हर कोई इस स्टेज पे होता। तो अगर तू वहाँ पे है तो किसी रीज़न से है, तो अपने वो ट्रेनिंग कर और ट्रेनिंग पे फ़ोकस कर और नेक्स्ट जीत आपकी होगी, तो वो चीज़ काफ़ी मोटिवेट करती हैं। अगर ये मालिक ना करे कि हो, और हम सबकी तरफ से, पूरे हिंदुस्तान की तरफ से आपको दुआएं और आप बहुत अच्छा करें और जीतें। अगर ये आपकी आखिरी फाइट है, तो आप ये बताएं कि दुनिया आपको कैसे आगे, किन रोल में देखने वाली है? फ्यूचर में आप किन किन चीजों में अपने आप को मसरूफ करने वाली हैं? क्या देखिए बहनों की तरह पॉलिटिक्स या दूसरे और सर्विसेज में, या आप जाएंगी, या आपको क्या 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 दिमाग में चल रहा है? देखिए, बिल्कुल जब भी मैं फाइट से एमएमए से रिटायरमेंट लूँगी, तो मैं मेरी यही कोशिश रहेगी कि जो चीज़ मुझे फेस करने को मिले और जो नॉलेज मुझे अब तक एमएमए की जर्नी में मिली, मैं आने वाली उन यंग जनरेशन के लिए वो चीज़ शेयर करूँ, अपने थॉट जो मैंने वो सीखी उन चीज़ों को। तो क्योंकि मैं एक फाइटर हूँ, तो मुझे उसी चीज़ की नॉलेज है, तो मैं चाहूँगी कि मैं यंग जनरेशन को अपनी नॉलेज उनके साथ शेयर करूँ और उनके लिए एक प्लेटफ़ॉर्म बिल्कुल तैयार करूँ, क्योंकि जो चीज़ मैं और अभी फ़िलहाल मोस्टली एमएमए फाइटर फेस कर रहे हैं, वो चीज़ उनको ना फेस करने मिले। श्योर, बिल्कुल ऐसा ही होगा। नहीं तो एक और छोटा सा सवाल, ये बताएं कि एक एमएमए फाइटर को, प्रो एमएमए फाइटर को एक साल में कितनी फाइट आप लड़ सकती हैं, और कितनी फाइटें शेड्यूल होती हैं? क्या उसका कोई एक रिकवरी का एक टाइम होता है बीच में, कि आपको यू रिक्वायर दिस मच टाइम फॉर रिकवरी? कैसे, आप हमें जरा बताएं। और देखिए सोल्जर, प्रिपरेशन एक फाइट के लिए तैयार करने के लिए आप क्या क्या करते हैं अपने आप? देख एक फाइट के लिए मतलब
8 से 10 से 12 हफ्ते आपको बिल्कुल चाहिए होते हैं, कोई भी फाइट है। और अगर आपको कोई लास्ट फाइट में कोई इंजरी वगैरह नहीं हुई है और आप हेल्दी फिट हो, तो आप 1 डेढ़ महीने के बाद आप बिल्कुल फाइट ले सकते हैं। और अगर बात करें तो 1 साल में आप 3 से 4 फाइट आराम से खेल सकते हैं, अगर आपको कोई इंजरी और कुछ मेजर चोट वगैरह नहीं लगी हो फाइट में, तो आप 3 से 4 फाइट आप बिल्कुल लड़ सकते हैं। लड़कियां जो हैं उनको पसंद नहीं करते हिंदुस्तान में कि जो है एमएमए में आप रिंग में लड़ाई करें। क्या कभी आपको आपने इस चीज को महसूस किया फ्रॉम योर फादर साइड या आपके हस्बैंड की तरफ से, या जी। आपको उनकी तरफ से हमेशा सपोर्ट मिला? नहीं, बिल्कुल मैं उन्होंने साथ दिया, लेकिन जो मेरी सासू माँ हैं, तो वो बोलती है कि ये गेम तो बिल्कुल कहीं पे चोट लग जाएगी, पूरी उम्र बैठ जाएगी, तो उनके दिमाग में वो चीज़ थोड़ी चलती रहती है। बाकी मेरी फैमिली ने तो हमेशा इन चीज़ों को मतलब देखा है, वो एक स्पोर्ट्स फैमिली से हैं, तो उन्होंने उस चीज़ को अच्छे से पता है कि ये तो गेम का हिस्सा है, ये हर स्पोर्ट्स पर्सन को मतलब चोट, इंजरी वगैरह होती रहती है। हमारे गहने एक स्पोर्ट्स पर्सन को मतलब पहनने पड़ते हैं, लेकिन मेरी ससुराल वाली फैमिली में थोड़ी-सी उस चीज़ को मतलब मेरी सासू माँ ज़्यादा मतलब उस चीज़ को लेके भई कहीं चोट लग जाएगी, फिर मतलब बुढ़ापे में वो चीज़ दुखी करेंगे। अदरवाइज़ वो पूरा सपोर्ट करती हैं। वेरी नाइस। नहीं तो मैं कुछ लड़कियों से मिला और उनका ये कहना था कि मैं लड़ती हूँ और मैंने घर में नहीं बताया कि मेरे पेरेंट्स ये कहते हैं कि चोट लग जाएगी, कट लग जाएगा तो शादी नहीं होगी और परेशानी होगी वगैरह वगैरह। तो क्या आप उनको इस तरह की जो एथलीट्स हैं या उनकी फैमिली से आप क्या कहना चाहेंगी? बिल्कुल, सबसे पहले तो क्योंकि एक अगर किसी को कुछ बनना है तो सबसे पहले फैमिली का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। तो मैं उन सभी पेरेंट्स को यही कहना चाहूँगी कि अपने बच्चों को एक बार मौका दे के देखें और उनको एक बार सपोर्ट करें। अगर उनकी इच्छा है कुछ करने की, तो वो बिल्कुल आप उन पर विश्वास रखिए और वो ज़रूर करेंगे। एक दिन वो ज़रूर गीता-बबीता की तरह, साइना नेहवाल की तरह, विनेश फोगाट की तरह एक दिन आप सबका नाम रोशन करेंगे। बहुत अच्छी बात है, और रितु फोगट की तरह भी वो नाम रोशन करेंगी। रितु, आपको, आपके पूरे परिवार को हमारी तरफ से बहुत सारी बधाइयाँ। आपके बहुत अच्छे फ्यूचर के लिए हमारी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सऊजा जी, थैंक यू। और मैं बस यही उम्मीद करूँगी आपकी पॉडकास्ट के माध्यम से जो मेरे थॉट हैं, मेरे विचार हैं, वो सभी लोगों के पास पहुँचे। बहुत आपने समय दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, टेक केयर।